गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज के हमारी क्लास में हमारा टेस्ट रहने वाला है ईओ आरओ टेस्ट है, वो रहने वाला है 20 नंबर। इससे पहले हमने 19 टेस्ट है वो कर लिए हैं। आज के अगर हम ईओ आरओ टेस्ट की बात करें तो आज के टेस्ट में हमारे राजस्थान जीके, इंडियन पॉलिटी और आपका पार्ट बी रहेगा। और आज के जो टेस्ट है इसमें इंडियन पॉलिटी की है वो क्वेश्चन है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो आपकी इंडियन पॉलिटी है इसमें मैंने आपको लगभग कई टॉपिक करवा दिए हैं, जैसे उद्देशिका हो गई, मूल अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, आपके राष्ट्रपति हो गए, आपके पीएम हो गए, संविधान की जो विशेषताएं थी वो भी मैंने आपको करवा दी। और इसके अलावा मैंने आपको लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद भी मैंने आपको करवा दी। और सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा चल रहा है, मंत्रिपरिषद भी हमने कर ली थी और मूल कर्तव्य कर लिए। तो सुप्रीम कोर्ट है ये चल रहा था, कल भी हमने इसके ही एमसीक्यू किए थे और आज है वो हम इसके आगे के एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि मेरे को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो मैं आज इसके और ज़्यादा एमसीक्यू वो लेके आई हूँ और आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे आने वाले टेस्ट हैं उनमें मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी के साथ साथ राजस्थान पॉलिटी के भी क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि मैम राजस्थान पॉलिटी भी हमें करवाए। तो अब आगे मेरा 3 दिन हॉलीडे रहेगा तो इसमें मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगी, तो उनमें मैं राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगी। तो आपके राजस्थान जीके, इंडियन पॉलिटी और आपका पार्ट बी और राजस्थान पॉलिटी भी हो जाएगा। पार्ट बी है हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे, तो इसके मैं आपको लगभग 10 क्वेश्चन हर रोज़ के लेके आऊँगी। तो हमारा साथ साथ में रिवीजन होता रहेगा पार्ट बी का, और धाराएं भी है, हम भूलेंगे नहीं, हमारा इसका रिवीजन होता रहेगा। तो ये है हम आगे आने वाले टेस्ट में करेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट है वो हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है? तो धारा 6 में, 16 में, 13 में और 3 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपकी जो धारा 3 है, धारा 3 में क्या दिया हुआ है? नगर पालिकाओं का परिसीमन दिया हुआ है, नगर पालिकाओं का परिसीमन दिया है। और नगर पालिकाओं का परिसीमन है वो करता कौन है? राज्य सरकार करती है, और राज्य सरकार है वो राजपत्र में प्रकाशित करके है इनका परिसीमन करती है। किस प्रकार से करती है? इसमें राज्य जो आपकी राज्य सरकार है वो नगर पालिका क्षेत्र है उनमें कोई भी नगर पालिका है उसे नया नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर सकती है। कोई पहले से बनी हुई है उसे उसका विघटन करके उसे समाप्त कर सकती है। कोई भी 2 नगर पालिका है उनको 2 भागों में डिवाइड करके 2 नगर पालिकाएं बना सकती है, अगर मान लीजिए कोई बड़ी नगर पालिका है। या फिर इसमें बोला है कि स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, हाँ कर सकती है। कोई भी पास में कोई गाँव पड़ता है तो उसे भी नगर पालिका में ये ऐड कर सकते हैं, यानी उसे भी नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जब इन्होंने इसे नगर पालिका के अधीन कर लिया तो उस टाइम है, यानी नगर पालिका में शामिल हो गया तो उस पे वो गांव नहीं रहेगा, नगर पालिका की अधिकारिता में आ जाएगा। दूसरा, उस पे जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसके जो नियम है वो लागू नहीं होंगे, और उस टाइम से है वो इसके नगरपालिका की अधिकारिता में आ जाएगा। ठीक है। या फिर क्या होता है कि कोई नगरपालिका है उसके एक क्षेत्र को भी निष्कासित किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। तो ये किस में आता है? ये नगरपालिका के परिसीमन में आता है और ये आपकी धारा 3 में आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग द्वारा जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण का समारोह आयोजित किया गया था तब गंगा सिंह के किस पुत्र ने अंग्रेज सम्राट के बाल भृत्य के रूप में काम किया था? हवा सिंह ने, कल्याण सिंह ने, कुशाल सिंह ने और शार्दुल सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शार्दुल सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। या मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। और उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है।
तो इसने पूछा है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को खुद को सुनाए गए यानी उसके द्वारा जो भी सुनाए गए निर्णय है या फिर दिए गए आदेश है का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा भी ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप नहीं देखेंगे तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट को है वो खुद के सुनाए हुए निर्णय या फिर उसके दिए हुए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार महिलाओं के संबंध में सत्य कथन है। नगरपालिकाओं की कुल सीटों का 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। नगरपालिकाओं की कुल सीटों का 10% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। नगरपालिकाओं की कुल सीटों का 27% जो सीट के लिए आरक्षित होगी और नगरपालिकाओं की कुल सीटों का 50% के लिए आरक्षित होगी। अगर इसने धारा 6 के अनुसार नहीं पूछा होता तो हम इस पे भी टिक कर सकते थे ऑप्शन ए पे, लेकिन इसने साफ साफ बोल दिया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के धारा 6 के अनुसार महिलाओं के लिए संबंध में सत्य कथन बताना है। तो धारा 6 में ये दिया हुआ है कि नगरपालिकाओं की कुल सीटों का 50% है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन ये फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट में के अधीन था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे 33% कर भी दिया था, लेकिन इसने ये पूछा है कि धारा 6 के अनुसार बताना है तो हमें एक्ट के अनुसार ही बताना है। तो आपका ऑप्शन राइट डी ही होगा। धारा 6 की बात करें तो धारा 6 में क्या है, नगरपालिका की संरचना है, नगरपालिका की संरचना है। और धारा 6 में क्या क्या दिया हुआ है नगरपालिका की, जो इसमें दिया हुआ है कि नगरपालिका होगी उसमें वार्ड है वो कम से कम 13 वार्ड होंगे, कम से कम 13 वार्ड होंगे, ये दिया हुआ है धारा 6 में, एक्ट में दिया हुआ था। लेकिन अगर संशोधन के बाद पूछ ले, अब का पूछ ले, आपको सीधा ही पूछ ले कि अब है वो नगरपालिका में वार्डों की संख्या कम से कम कितनी होगी, तो अब होगी 20। ये संशोधन के बाद की हुई है, पहले कितनी थी, 13 थी। ठीक है, नगरपालिका है आपकी संरचना में अगर देखें तो इनमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य अगर आपसे ये पूछ लिया तो वार्ड के हिसाब से पूछ लेंगे, या फिर ऐसे पूछ ले कि निर्वाचित सदस्य कम से कम कितने होंगे, तो वैसे 13 थे पहले, लेकिन संशोधन के बाद अब कितनी है, 20 है। तो आपको 20 याद रखना है। पदेन सदस्य हो जाएंगे। पदेन सदस्य कौन कौन से होंगे कि उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलए हो गए और एमपी हो गए, ये होंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके एमएलए और एमपी होंगे इसमें। तीसरा क्या होगा कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य तीसरे कौन से होंगे, मनोनीत सदस्य। और मनोनीत सदस्य में इसमें एक ये बोला गया है कि कम से कम जो एक सदस्य है, कम से कम एक सदस्य है वो कौन सा होगा, दिव्यांग होगा, दिव्यांग होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन निर्वाचित सदस्य और जो आपके पदेन सदस्य होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। और अगर आपको सीटों के बारे में पूछ ले कि जो इसकी सीटों का निर्धारण है ये कौन करेगा, तो सीटों का निर्धारण है वो राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। अगर ये आपके एमएलए और एमपी में अगर आपके कन्फ्यूजन हो तो आप ये देख लीजिएगा कि जो उस क्षेत्र के जो एमएलए होते हैं वो तो नगरपालिका बोर्ड यानी आपकी नगरपालिका और नगर निगम और आपके नगर परिषद, इन तीनों में है ये सदस्य होंगे। ठीक है, जो एमपी होंगे वो ओनली आपके नगर निगम और नगर परिषद में है वो सदस्य होंगे, यानी इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। मैंने आपको धारा 6 है वो पूरी की पूरी रिवाइज करवा दी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2023 में शुरू किए गए राजशील पोर्टल का संबंध है, किससे संबंधित है, राजस्थानी लोक कला का विकास से, युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान करना, राजस्थानी भाषा का विकास और उद्योगों का पंजीकरण। तो राजशील पोर्टल है वो है युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन से न्यायालय में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियों का प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5वें राज्य वित्त आयोग फार्मूले के अनुसार नगर निकायों को अनुदान राशि वितरण का फॉर्मूला नहीं है, कौन सा नहीं है। जनसंख्या का 12 से 75% सही है,
क्षेत्रफल का भार 15%, प्रति व्यक्ति आय का विचलन। तो कौन सा नहीं है इसमें? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्व वृद्धि दर 15%, ये आपका नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा दिए जाने वाले कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में कितनी राशि है वो दी जाती है? 1.30 लाख रुपए, 2.50 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.5 लाख रुपए है वो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में दी जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोमल कोठारी लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति है वो आती है, किस में आती है? इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत आती है, इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, या फिर इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंदर आती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है कि केंद्र या राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय है वो किस में आता है? इसमें आता है। या तो केंद्र और राज्यों के बीच में हो या फिर दो राज्यों के बीच में हो, तो ये किस में आता है? आपके इसके सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका नई नियमित लाइन विहित करने से कितने समय पहले नोटिस लगाएगी? 1 माह है, 2 माह, 3 माह और 6 माह। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, नगर पालिका है वो नई नियमित लाइन करने से पहले है वो 1 माह का है वो नोटिस लगाएगी। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके उल्लेख की बात करें कि नियमित लाइन, नगर पालिका की जो नियमित लाइन विहित होगी इसका किस में उल्लेख किया गया है? तो आपकी धारा 183 है, धारा 183, इसमें उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइनें, क्या बोला गया है? सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, मार्ग की नियमित लाइन, नियमित लाइन, इसमें बोला गया है कि जो नगर पालिका है, कोई भी नगर पालिका है, अपने क्षेत्र में स्थित कोई मार्ग है, जैसे मान लीजिए ये सड़क जा रही है, ठीक है, तो इसके एक तरफ या इसके दोनों तरफ, एक या दोनों तरफ मतलब इसे रास्ते को चौड़ा करने के लिए कोई भी लाइन का निर्धारण कर सकते हैं। यानी कोई ये सड़क जा रही है तो इसके इस साइड कर सकते हैं या फिर इस साइड या दोनों साइड कर सकते हैं नियमित लाइन करने के लिए, तो इसको है लाइन बना सकती है और समय पर नई लाइन भी बनाती रहती है। ठीक है, अगर नगर पालिका ऐसी लाइन का निर्धारण करती है तो उससे पहले है वो 30 दिन पहले यानी 1 माह पहले है वो नोटिस जारी करेगी। और उस नोटिस पर मान लीजिए कि कोई यानी आक्षेप लगा रहा है, ठीक है, या फिर कोई अपना है वो सुझाव दे रहा है, तो ये भी सुझाव और इन जो आक्षेप होगा इन पे भी नगर पालिका है वो विचार करेगी। ठीक है, 30 दिन पहले यानी 1 महीने पहले वो नोटिस देगी, इन पे भी विचार करेगी। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है वो सार्वजनिक मार्ग के, जैसे ये जो इसकी नियमित लाइन है यहाँ पे उसने कोई अपना घर बनाया हुआ है और ये घर के जो लाइन है बिल्कुल पास में जा रही है, तो इस लाइन के अंदर है कुछ और बना लेता है। ठीक है, तो इसके भीतर किसी भी भवन के भाग पर ना तो कोई निर्माण हो सकता है या कोई बनना हुआ तो उसका पुनर्निर्माण हो सकता है। ठीक है, ऐसे किसी भी नियमित लाइन के अंदर है कोई भी निर्माण नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। अगर उसने इसका उल्लंघन करते हुए इस पे कुछ काम कर लिया है तो उसका जो जुर्माना लगेगा उस पे जुर्माना लगेगा। और जुर्माना कितना लगेगा? 2000 से 5000 रुपये है उसको जुर्माना लगेगा, 2000 से 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। और नगर पालिका है वो लिखित नोटिस देकर है वो जो इसका निर्माण किया हुआ होगा उसे तुड़वा सकती है, या तो उसको बोलेगी खुद को हटाने के लिए, अगर वो नहीं हटाता है तो उसे तुड़वा सकती है। ठीक है, और नगर पालिका के जो आदेश होंगे, आदेशों के विरुद्ध है जो व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई उसने ये लाइन जा रही थी, ठीक है, ये नियमित लाइन है, उसने कोई व्यक्ति इसने यहाँ पे अपने घर के सामने कुछ बना लिया, ठीक है, नगर पालिका ने इसको नोटिस दे दिया, तो ये व्यक्ति है वो जो 30 दिन के भीतर, जो इसको 30 दिन का नोटिस दिया ना, इसके भीतर है वो जा सकता है, अपील कर सकता है। अपील किसे करेगा? तो अपील है ये कलेक्टर को करेगा। ठीक है,
अपील है वो कलेक्टर को करेगा और कलेक्टर का जो अंतिम निर्णय होगा वो ही मान्य होगा, वो इस व्यक्ति को मानना होगा, वो ही नगर पालिका को मानना होगा। तो जो कलेक्टर का अंतिम निर्णय होगा यानी अपीली अधिकारी होगा, उसी का आदेश है वो अंतिम होगा और इसके खिलाफ हम किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में है वो नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये आपकी धारा कौन सी है? 83 है। 83 में दिया गया है कि सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइनें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हम आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक संस्कृति री सनातन री भेंट के लेखक कौन है? भवन सिंह सामोर, आयदान सिंह भाटी, डॉक्टर सत्यनारायण और अर्जुन देव चरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भवन सिंह सामोर है वो पुस्तक संस्कृति री सनातन भेंट के लेखक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एडोक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, क्यों होती है, कौन सी कंडीशन पे होती है? कि कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, या फिर स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम है वो नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट में एडोक न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो तभी होती है जब वो कोर्ट के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की है वो गणपूर्ति यानी कोरम है वो पूरा नहीं हो पाता है, तभी सुप्रीम कोर्ट में एडोक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिका का अर्थ है, क्या अर्थ है? केवल नगर पालिका से है, केवल नगर परिषद से है, केवल नगर निगम से है, या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका अध्याय फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक अध्याय दिया हुआ है। इसमें दो धाराएं हैं, धाराएं 1 और धाराएं 2। इसमें दो धाराएं, जो आपकी धारा 2 है उसमें धारा 2 में जितनी भी परिभाषाएं हैं वो दी गई है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, तो उसमें परिभाषा में लिखा हुआ है कि नगरपालिका एक्ट 2009 में नगरपालिका का अर्थ है उसकी केवल नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों से इसका अर्थ होएगा। तो इसका उल्लेख कहाँ पे है? आपके अध्याय 1 में। धारा 2 में जितनी भी परिभाषाएं हैं, जैसे अध्यक्ष से क्या अभिप्राय है, ठीक है, अध्यक्ष से ये भी उसी में दिया हुआ है, उपाध्यक्ष से क्या अभिप्राय है, या इसमें जितने भी परिभाषाएं जो हमें एक्ट में काम आती है उसका सारियों का उल्लेख इसमें दिया गया है, धारा 2 में किया गया है। इसमें कई और परिभाषाएं हैं, जैसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसमें दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नगर पालिका है तो उसमें ईओ हो जाएगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगर आपके नगर निगम और नगर परिषद है तो उसमें कौन हो जाएगा? उसमें आयुक्त को मुख्य नगरपालिका अधिकारी बोला जाएगा। इसी प्रकार कुछ है, जैसे वार्ड हो गए, गाँव हो गई, इन सब की परिभाषाएं हैं वो किस में दी गई है? धारा 2 में दी गई है। एक आपने आगे धाराएं पढ़ते हैं आप, तो उन धाराओं में देखा होगा कि जैसे 267 धारा है, ठीक है, 267 धारा है। इसमें आपने देखा हो, इस धारा में क्या है? जैसे अन्य न्यूसेसों पर प्रतिबंध, ये उसमें दिया गया। तो ये न्यूसेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा भी किस में दी गई है? धारा 2 में दी गई है, ठीक है। न्यूसेंस मीन्स कि कोई भी ऐसा काम हो गया या फिर कोई स्थान हो गया, कोई वस्तु हो गई, ठीक है, जिससे कि या तो कोई सुनने में या फिर कोई देखने में उसकी चेतना के लिए हानि, खतरा कोई पैदा करे, या फिर ऐसी कोई घृणा उत्पन्न करे कि जिससे हमें कोई खतरा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूसेंस बोलते हैं। एक सामान्य सा अर्थ आप ये समझ लीजिए कि खतरा। तो आगे आप ये धाराएं आपने पढ़ी होगी, तो उसमें इस न्यूसेंस का कई बार जिक्र हुआ है, तो आपने सोचा होगा ये क्या चीज़ है। तो ये इसमें धारा 2 में भी इसकी परिभाषा दी गई, इसका अर्थ दिया गया है कि ये क्या होता है। तो इस प्रकार धारा 2 में सारी परिभाषाएं, जो एक्ट में जितनी भी परिभाषाएं आई हैं वो सारी दी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भीमसर का मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? झुंझुनू में, चूरू में, सीकर में और कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, भीमसर का मेला है वो झुंझुनू में बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, तो
किसके अकॉर्डिंग करता है? राज्यसभा अगर अनुमोदित करे तो करता है, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। धारा 199 के अधीन विकसित कॉलोनियों को नगरपालिका द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो इसने बोल दिया धारा 199 के दिन उस कॉलोनी की योजना अग्रिम रूप से अनुमोदित हो, कॉलोनी का विधियों और नियमों के अनुसार न होना, धारा 197 के तहत सुख सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई हो या कमी प्रभारों का संदेह नहीं किया गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उस कॉलोनी की योजना अग्रिम रूप से अनुमोदित हो। अब जो ये बात धारा 199 की है, तो धारा 199 में क्या दिया हुआ है? धारा 199 में लिखा हुआ है कि अन्य अभिकरणों के द्वारा विकसित, अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना, विकसित कॉलोनियों को सौंपा या ग्रहण करी जाना यानी नगरपालिका द्वारा। तो इसमें दिया हुआ है अन्य अभिकरणों। अन्य अभिकरणों से आप समझ सकते हैं कि जो हाउसिंग बोर्ड होता है, हाउसिंग बोर्ड किसी भी किसी भी कॉलोनी का निर्माण करता है, तो उसके द्वारा कोई भी कॉलोनी निर्माण की गई होगी तो नगरपालिका उसे तभी लेगी यानी तभी ग्रहण करेगी। कब करेगी? जब उस कॉलोनी की योजना अग्रिम रूप से अनुमोदित होगी। यानी कोई भी नगरपालिका है वो या तो कोई भी स्कीम हो या कोई भी कॉलोनी हो को तब तक ग्रहण नहीं कर सकती जब तक कि उसकी योजनाएं है वो नगरपालिका द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित नहीं की गई। यानी पहले से अगर नगरपालिका ने उनका अनुमोदन कर लिया है और अन्य नियमों का अनुपालन अगर उसने कर लिया है तो ही वो इन नगरपालिका वो कॉलोनियों का ग्रहण करेगी, चाहे कोई स्कीम हो या फिर कोई कॉलोनी हो। तो अन्य अभिकरणों यानी हाउसिंग बोर्ड है वो निर्माण करता है कॉलोनी का, ठीक है, तो उसे वो नगरपालिका अग्रिम रूप से अनुमोदित होगी तो ही उसे ग्रहण करेगी, ठीक है। और इसमें एक चीज ये और बोलेगी है कि नगरपालिका है, ये जो नगरपालिका है ये पहले से सुनिश्चित कर लेगी कि योजना में निर्धारित सुख सुविधाएं हैं वो पहले से धारा 198 के तहत है वो दी गई है या फिर नहीं दी गई है, ठीक है। धारा 198 के अनुसार उपबंध करवा दी गई है या नहीं करवाई है। तो इसमें ये बोला है धारा 197 के तहत सुख सुविधाएं पहले से उपलब्ध करा दी गई है। तो इसमें 197 ना होकर 198 होगा, क्योंकि जो आपकी धारा 199 इसमें 198 का कहा हुआ है कि जो 198 से पहले से ही सुख सुविधाएं पहले से उपलब्ध करवा दी गई है, ये पहले नगरपालिका सुनिश्चित करेगी, उसके बाद ही है वो इस योजना को अनुमोदित करेगी, इसका अनुमोदन करेगी और फिर इसका ग्रहण करेगी। तो अगर आपके इस क्वेश्चन में 197 की जगह अगर 198 दिया होता तो ये भी सही होता, लेकिन अब यहाँ पे 197 दिया है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोहिणी और वरुणा है आदि किसमें फसल की है, किसकी है, कौन सी फसल की है? सोयाबीन की, जवार की, सरसों की और अलसी की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आपने देखा होगा कि जो किस्में होती हैं ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें पूछ लेता है कि ये जो किस्म है ये किसकी है, ये किसकी है। तो जितनी भी किस्में इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होनी चाहिए और इनका मैं एक शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो सके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। रोहिणी और वरुणा है ये दोनों सरसों की किस्में हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में अधिभोगी का तात्पर्य क्या है? नगरीय क्षेत्र में संपत्ति धारण करने वाला व्यक्ति, भूमि या भवन का उपयोग करने वाला, मादक पदार्थ बनाने वाला व्यक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूमि या भवन का जो यूज करता है, उपयोग करता है, उसे क्या बोलते हैं? अधिभोगी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े,
हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार दिए गए हैं, कौन सा इसमें गल दिया गया है ये हमें बताना है। वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण, एकलिंग महात्म्य, चंद्र प्रकाश देवल, ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल, चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारट। तो आपके वीर सतसई है वो सूर्यमल मिश्रण की, ये बिल्कुल सही है। ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल का ये भी बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन आपके RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ढोला मारूरा दोहा ये कवि कल्लोल की है। चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारट के, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकलिंग महात्म्य ये चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये सही नहीं दिया हुआ, गल दिया हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो वकालत कर सकते हैं, कौन से कोर्ट में कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, केवल हाई कोर्ट में, और केवल हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों में, और किसी भी न्यायालय में नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुज्ञा और सह निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना किस धारा में से संबंधित है? धारा 194, धारा 195, धारा 196 और धारा 197। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, धारा 194। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम देख लेते हैं कि धारा 194 में क्या दिया हुआ है। तो आपकी जो धारा है, धारा 196, धारा 196 है, उसमें दिया हुआ है, सॉरी ये धारा 194 नहीं होगा, धारा 196 होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, जिसमें क्या दिया हुआ है कि जो अनुमति है, अनुमति और निर्माण की जो विशिष्टियां हैं, ठीक है, निर्माण की जो विशिष्टियां हैं उनको प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना। प्रमुख रूप से प्रदर्शित किस प्रकार करना? आपने कई बार देखा होगा, कॉलोनी होती है, उसमें जो किसी भी जो भवन होता है, कोई भी भवन आपने देखा होगा, तो उस पे एक वो स्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। तो 4x4 फुट के आकार के बोर्ड पर ये लिखा होगा कि निर्माण से संबंधित जो भी जानकारी होगी कि भी ये निर्माण है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, व्यक्ति यानी किस संस्था ने इसका निर्माण किया है, ठीक है, संस्था ने किया है, उसका पता इसमें दिया हुआ होगा, उसका जो नंबर होगा, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर होगा, वो भी इसमें लिखा हुआ होगा, और जो इस भवन का जो मालिक है यानी स्वामी है, उसका भी, मालिक का भी इसमें अता पता सब दिया हुआ होगा, नाम क्या है उसका, उसका पता क्या होगा वो दिया होगा, और नगर पालिका आदि से जो अनुमति ली है, क्योंकि ये भवन निर्माण करने के लिए नगर पालिका से जो अनुमति होती है वो भी लेनी होगी, वो किस डेट को ली गई थी ये अनुमति है, वो किस इसमें इसने मालिक ने ली थी, कब इसको अनुमति मिली थी, ये भी दिया हुआ होगा। साथ में ही इस भवन के बारे में नीचे दिया हुआ होगा कि हाँ कहाँ पे इसकी पार्किंग है, इसमें कोई और पीछे का जो डोर है वो है या नहीं, और इसके लिए कौन सा और प्रस्तावित क्षेत्र है, ये सारी जानकारी है। इसके 4x4 के जो वो बोर्ड होगा, फुट का वो बोर्ड होगा, उसमें इसके निर्माण की सारी जानकारी दी हुई होगी। वो किस में दी जाती है? धारा 196 में दी हुई होगी। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है, ये जानकारी नहीं दी जाती है, तो 50,000 रुपये तक का इसमें जुर्माना लगता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे जुर्माने की बात कर ले तो ये कितना होता है? 50,000 रुपये का जुर्माना लगता है। और इस क्वेश्चन की जब राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा। धारा 196 में दिया हुआ है कि जो अनुमति और निर्माण की जो विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा धारा 196 के तहत काम पे 4x4 फुट का आकार का एक बोर्ड होगा, उस पे किया जाएगा। आपने देखा होगा ये क्यों किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कोई भी जो भवन है उसमें अगर कोई पानी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई, कोई पाइप फट गई या फिर बंद हो गई या फिर लाइट से संबंधित कोई दिक्कत हो गई, तो अगर किसी को पता होगा जिसने इसका निर्माण किया है, जिस संस्था ने किया है या जो जिसने भी किया है, तो उसको पता होगा कि हाँ इस जगह से ये पाइप है, यहाँ से गई है, तो उसे इसे ठीक करने में आसानी होगी। लेकिन ज़्यादातर आजकल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी निर्माण करता है तो वो 10 साल पहले जो किसी ने इसका निर्माण किया था वो आज कहीं और ही मिलेगा, लेकिन ये करना ज़रूरी होता है। तो इस धारा में इसका जिक्र किया होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है वो निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा और मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन है वो संसद के द्वारा है वो निर्धारित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े,
हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका द्वारा निम्न में से किसका प्रबंध है वो नहीं किया जाता। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का, गैर खतरनाक घरेलू अपशिष्ट का और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। जो खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट है उसका प्रबंधन नगर पालिका के द्वारा नहीं किया जाता, ये खुद उस उद्योग के द्वारा, जो औद्योगिक जो संस्था होती है उसके द्वारा ही किया जाता है। ठोस अपशिष्ट का करती है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का करती है, घरेलू जो घरेलू अपशिष्ट होता है जो खतरनाक नहीं होता उसका प्रबंधन करती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। 8, 15 में, 21 और 33। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 ई सेवा केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। किसके बाद? सीबीआई की जांच के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच के बाद, भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट के बाद और संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो संसद में महाभियोग प्रस्तावित हो जाता है तो उसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा है वो हटाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। कब हटाता है? संसद में जब महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तब हटाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भवन निर्माण के संबंध में आवेदन में संलग्न नक्शे हस्ताक्षरित और प्रमाणित किसके द्वारा किए जाते हैं? नगर पालिका के द्वारा, मुख्य नगर नियोजन के द्वारा, नगर सुधार न्यास के द्वारा और उपरोक्त में से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी भी भवन निर्माण के संबंध में आवेदन में संलग्न नक्शे होते हैं उसको हस्ताक्षरित और प्रमाणित किया जाता है। तो नगर पालिका भी करती है, मुख्य नगर नियोजक भी करता है, नगर सुधार न्यास भी करता है। और ये किस में दिया गया है? ये आपके धारा 194 में दिया गया है। धारा 194 में दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं कि धारा 194 में और क्या क्या दिया हुआ है। तो धारा 194 इसमें दिया गया है कि जो समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। निर्माण से संबंधित उपबंध है वो दिए गए हैं। उपबंध ये दिए गए धारा 194 में। सबसे पहले धारा 194 में तो ये दिया गया है कि किसी भी नगर पालिका किसी भी नगर पालिका है कि सीमा के भीतर मान लीजिए कोई नया भवन निर्मित हो रहा है या फिर कोई भवन है उसे पुनर्निर्मित किया जाता है, यानी उसमें कोई भी और मटेरियल है वो ऐड किया जा रहा है। कोई भी भवन के कोई बाहर के भाग में या पीछे के भाग में है वो कोई कार्य किया जा रहा है, या फिर उससे पहले का कोई कार्य था उसे पुनर्निर्मित किया जा रहा है, या फिर कोई कुआं बनाया जा रहा है, कोई बोरिंग बनाई जा रही है, ठीक है, कोई टावर बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की कोई भी संरचना है वो निर्मित की जा रही है, पुनर्निर्मित की जा रही है, तो उसके लिए निर्माण से आरंभ करने से पूर्व है वो जो इसके लिए अपेक्षित दस्तावेज होंगे उन दस्तावेजों के लिए आवेदन करना होता है नगर पालिका को। पहली बात तो इसमें ये दी हुई है। दूसरी बात इसमें ये दी गई है कि कोई भी मान लीजिए कि आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कोई भी भवन बना रहे हैं, तो उसके लिए जो भी नक्शे होंगे अपेक्षित नक्शों पर एक तो नगर पालिका और नगर पालिका के साथ जो शहरी नगर सुधार न्यास होता है इसका, और जो जयपुर विकास प्राधिकरण है वो, और राज्य के मुख्य नगर नियोजक द्वारा, इनके द्वारा, और साथ में जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति है उस व्यक्ति के द्वारा कोई भी वास्तुविद है या फिर इंजीनियरिंग है, ठीक है, उनके जो रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित किए गए कोई भी, जैसे राज्य सरकार है किसी भी इंजीनियर या वास्तुविद को उसका रजिस्ट्री करता है राज्य सरकार में, या फिर कोई उसके राज्य सरकार का अनुमोदन किया गया हो तो उनके द्वारा है इनकी पहले से जांच होगी, ठीक है। कोई भी नक्शा होगा उसकी जांच पहले से होगी और उनको नक्शों को हस्ताक्षरित और प्रमाणित होने के बाद ही वहाँ पे बिल्डिंग का निर्माण होगा। तो ये चीज़ में किस में दी गई है? धारा 194 में दी गई। तीसरी बात इसमें यह दी गई है कि जब आपका भवन बनकर उसका निर्माण पूरा हो जाता है, भवन कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद इस नगर
इस नगर पालिका के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होते हैं वो भवन बनने के बाद है इसकी जांच करते हैं कि भवन है वो 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन की तो पूरी जांच होगी। अगर वो जब बन जाएगा तो उसकी नगर पालिका जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है उसकी जांच करेगा। उसके बाद है इसके नक्शे वगैरह सबकी जांच होने के बाद है उसे अधिभोग करने के लिए प्रमाण पत्र देगा। वो प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही है उसे जो मालिक होगा भवन का स्वामी होगा वो उसका अधिभोग कर सकेगा, यानी अधिभोग प्रमाण पत्र है वो जारी होगा। वो कौन करेगा? वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है कि अधिभोग प्रमाण पत्र के बिना या नक्शे को प्रमाणित करने करे बिना भी अगर इसका अधिभोग किया जाता है, इसमें रहा जाता है, भवन में रहा जाता है, तो इस पे जुर्माना लगेगा। और जो वो जुर्माना है वो कितना लगता है? वो जुर्माना लगता है आपका 30,000 रुपये से 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक ये जुर्माना लगता है। ठीक है, अगर फिर भी मान लीजिए कि ये उल्लंघन उसका दोष सिद्ध हो गया है, न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध हो गया और फिर भी वो इसका उपभोग कर रहा है तो उसे पर डे 500 रुपये का जुर्माना फिर लगेगा। या मान लीजिए कि ये तो हुआ है कि जब ये तो तब हुआ है कि जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसने जांच की, उसके बाद है उसने अधिभोग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया, उसके बिना ही जो व्यक्ति है वो इसका अधिभोग कराए, तब जुर्माना लगता है। मान लीजिए कि किसी जो व्यक्ति ने है ये निर्माण कार्य किया और उसने पहले आवेदन ही नहीं किया, बिना अनुमति के है वो निर्माण कर दिया, फिर उसका निर्माण कर रहा है, पुनर्निर्माण कर रहा है, तो उसे जो जुर्माना लगेगा उसे साधारण कारावास भी होगा। वो कितना होगा? 1 महीने से 3 महीने तक का तो उसे कारावास होगा। और 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का उसे दंड मिलेगा, और दोनों दंड भी मिल सकते हैं। या फिर कोई होता है कि यदि कोई व्यक्ति है उसने इसकी अनुमति तो ले ली है लेकिन उसमें जो शर्तें दी हुई है उन शर्तों का पालन नहीं कर रहा, वो अगर उस शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है, तो फिर भी उसे जुर्माना लगेगा। वो कितना होगा? कि वो होगा 15 से 45 दिन का, तो उसको कारावास होगा, साधारण कारावास। और अगर उसे जुर्माने की बात करें तो 10,000 से 20,000 रुपये का उसे जुर्माना लगेगा। तो इसमें ये 3 कंडीशन दी हुई है। 3 कंडीशन किस में दी है? धारा 194 में दी गई है। किसके लिए दी गई है? कि इसमें जो नक्शे हैं होते हैं, संलग्न नक्शे हस्ताक्षरित और प्रमाणित नहीं किए गए होते हैं, और ये किससे किए जाते हैं? नगर पालिका के द्वारा, मुख्य नगर नियोजक के द्वारा, नगर सुधार न्यास के द्वारा। ठीक है, तो ये किए गए जाते हैं, या फिर राज्य सरकार के द्वारा प्रमाणित जो इंजीनियर होगा, वास्तुविद होगा, उसके द्वारा किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने पीछे ही पढ़ी थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। नहीं, अभी हमने पढ़ा था कि संसद में महाभियोग जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है तो इन्हें हटाया जाता है, तो ये गलत दिया हुआ है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता, ये भी गलत है। नहीं, ये सही है, सही कहा इसने कि विधानमंडल को मत नहीं देना होता। हाँ सही है, ये मत नहीं देता क्योंकि इनके वेतन की वर्दी वगैरह ये सब किस पे है? ये संसद पे होती है कि संसद भी है इनके वेतन में बढ़ोतरी कर सकता है, और ये भारत की संचित निधि पर आरोपित है, तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती है। ये गलत, इसने गलत बात बोली है कि सरकार के द्वारा नहीं, तो इसमें फर्स्ट सही दिया हुआ है और थर्ड सही दिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1 और जो 3 है ये दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार भूमि के उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा देते समय आवश्यक तत्व है। ऐसा करना लोकहित में हो, पड़ोसियों के आक्षेप सुनने के बाद, सह परिवर्तन प्रभारों के संदाय पर, और उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हो रहा है? उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, बीकानेर में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन बीकानेर में, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन
भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन और भारतीय संविधान के द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यानी आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और विधि मंत्रालय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद। संसद ही इनके वेतन में वृद्धि कर सकता है, न्यायाधीशों में वृद्धि कर सकता है, महाभियोग भी संसद में ही आएगा। तो सारे काम संसद करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को और उपयुक्त सभी को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को है वो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना है वो किसने की थी? कीर्तिपाल ने, लक्ष्मण चौहान ने, वीरमदेव ने और कानड़ देव ने। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, लक्ष्मण चौहान ने वो नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना थी। ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को भी थोड़ा ध्यान से देखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष और 65 वर्ष। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 65 वर्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक सामूहिक उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति के हैं। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। उपयुक्त में से कोई सा भी सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी। ये आज हमने 37 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कल है आपके लिए लेके आऊँगी, तो कल मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगी क्योंकि मेरा 3 दिन का हॉलीडे है। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाए, जिसमें आपके राजस्थान और इंडियन पॉलिटी दोनों के क्वेश्चन है वो ऐड हों। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।